स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों आप सभी रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक एस्को का साधारण लेकर आए हैं। इससे संबंधित हम यहाँ वीडियो के माध्यम से इसके जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली इसकी विधि है गुरुत्व विधि, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। गुरुत्व विधि, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है विद्यार्थियों, गुरुत्व पृथक्करण विधि के कहीं ना कहीं ऊपर से हम, ठीक है, एस को डालेंगे, ठीक है, और पानी के साथ उसको तेज धारा में धोएंगे तो ये क्या होगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि होगा। इसका जो डायग्राम होगा वो आप इस तरह से बना सकते हो। इसमें एक ढलावदार बड़ा टावर होता है, इसके अंदर छोटे छोटे कई खांच बने हुए होते हैं। ठीक है, हमारे पास इस टावर के ऊपर ना एक और हॉपर लगा हुआ होता है। हॉपर आप समझ सकते हो कि इस तरह से मुंह खुला हुआ होता है, जिसके द्वारा आप कोई भी पदार्थ आसानी से इसके अंदर घेर सकते हो। यहाँ पर ये हॉपर है और इस हॉपर में हम बारीक पिसा हुआ एस, ठीक है, डालेंगे और यहाँ पर एक पानी की टंकी हुई जो है लगी होती है और इस पानी की टंकी से जल की तेज धारा के साथ हम बारीक पिसे हुए एस को धोते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो बारीक पिसा हुआ एस है ना वो जल के साथ, ठीक है, घुल जाता है और तेजी के साथ ढलाव की ओर बहने लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो इसके अंदर छोटे छोटे खांच बने हुए हैं, इन खांचों के अंदर ना जो एस के मोटे और भारी कण हैं वो यहाँ इन खांचों के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही पानी के साथ बारीक पिसा हुआ अयस्क आप ऊपर से नीचे की ओर बहाओगे तो क्या होगा, अयस्क के अंदर जो मोटे कण होंगे, ठीक है, बड़े मोटे कण होंगे वो यहाँ पर इन खांचों के अंदर इकट्ठा होते रहेंगे और जो हल्की अशुद्धियाँ होगी वो पानी के साथ जो है बहकर आगे निकल जाएगी। इस तरीके से हम इस विधि द्वारा, ठीक है, एस्को का साधन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम ऐसे एस्को का ही साधन करते हैं जिनमें मोटे मोटे कण हो, मतलब आपके पास मैग्नेटाइट हो, Fe3O4, या फिर आपके पास SnO2 हो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास भारी अयस्क है तभी आप इस विधि को अपना सकते हो। ठीक है, ये विधि हल्के अयस्कों के लिए कामयाब नहीं है। क्लियर है। इसके बाद कई बार ये बात उठती है कि ये विधि उपयुक्त क्यों नहीं है। तो दोस्तों ये विधि इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें जल हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप भी देख रहे होंगे यहाँ से पानी जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है और अयस्क बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसके जो मोटे कण है ना वो भी जल के साथ बहकर आगे चले जाते हैं, तो इसीलिए इस विधि को नहीं अपनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं इसकी दूसरी विधि पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फेन प्लावन विधि यानी कि झाग प्लावन विधि। इस विधि में दोस्तों क्या होता है, एक बड़ा टावर होता है, इस तरह का बर्तन जो कि एक बड़े टावर के रूप में होता है और इसके अंदर हम जल भर देते हैं। ये यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जल भर दिया और जल के साथ साथ हम यहाँ पर छिड़का तेल या फिर सोडियम जेनरेट ऑयल, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें एक मुड़ी हुई इस तरह की नली, ठीक है, को खड़ा करके रख देते हैं। अब ये नली दोस्तों इस तरह की होती है कि इसके अंदर ना छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं। आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे छिद्र जो है यहाँ पर बने होते हैं और इसके अंदर हमने बारीक पिसा हुआ अयस्क, ठीक है, बारीक पिसा अयस्क और इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं, छिड़का तेल मिला देते हैं, छिड़का तेल। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम इसमें एक और मिलाते हैं, क्या, जल। जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जो प्रोग्राम है हम यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नली के द्वारा हम वायु
प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम इसमें वायु प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से बुलबुले निकलते हैं। यहाँ से क्या निकलते हैं? बुलबुले निकलते हैं। और ये बुलबुले ऊपर जाकर यहाँ से निकलकर झाग के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इस थ्योरी का नाम ही झाग प्लावन विधि था। तो आप समझ सकते हो कि इसमें झाग बनना जरूरी हो जाएगा। तो ये जो झाग हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, इसी कारण इस विधि को हम झाग प्लावन विधि कहते हैं। ठीक है, इन झागों में क्या होता है? शुद्ध अयस्क के हल्के कण मौजूद होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से हम इन झागों को अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर झाग बने हुए हैं ना, इन झागों को हम किसी यंत्र के माध्यम से जो है बाहर निकाल लेते हैं। इन झागों को हटाकर फिर से इस प्रक्रिया द्वारा यहाँ से जो है वायु प्रवाहित की जाती है और फिर से यहाँ पर झाग बनते हैं। ठीक है, ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक ये झाग बनने बंद नहीं हो जाते। ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नीचे अशुद्धियाँ इकट्ठा हो जाती है, यानी कि जो भारी कण इसके अंदर मौजूद होते हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स के रूप में जो है यानी कि गैंग के रूप में जो है इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ झाग बनते हैं उनका हम क्या करते हैं? भर्जन या निष्कापन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है कि इस प्रक्रम में हम केवल उन्हीं अयस्कों का साधन कर सकते हैं जिनमें सल्फाइड के अशुद्धियाँ हों। जिनमें क्या हो? जिनमें सल्फाइड की अशुद्धियाँ हों। तो ये नोट करने वाली बात है विद्यार्थियों यहाँ पर कि झाग प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का साधन किया जाता है। तो आप कहोगे कि इसमें सल्फाइड की अशुद्धियाँ होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सल्फाइड वाली अशुद्धियाँ होने के कारण यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है, जो भारी कण होते हैं अशुद्धियों के भी नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों और प्यारे विद्यार्थियों आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसकी नेक्स्ट विधि पर। ठीक है ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसका जो तीसरा पॉइंट होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। नाम से ज्ञात हो रहा है कि चुंबकीय पदार्थों को अलग करने की विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा? हमारे पास दो रोलर होंगे यहाँ पर, एक ये रोलर है और एक रोलर इसके थोड़ी सी दूरी पर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है ना, ये रोलर है और एक रोलर ये है। दोस्तों दरअसल होता क्या है, यहाँ पर हम इस रोलर के ऊपर एक चुंबक की मोटी परत को चढ़ा देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने एक रोलर के ऊपर ना चुंबकीय परत चढ़ा दी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एक बेल्ट के माध्यम से इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक बेल्ट के माध्यम से हमने इन दोनों को यहाँ पर आपके सामने जोड़कर दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? एक रोलर की ओर हम यहाँ पर हॉपर लगा देते हैं। इस हॉपर का वही सेम फंक्शन होता है क्या? इसमें जो है अयस्क को हम ऊपर से धीरे धीरे डालेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और यहाँ पर याद रखिए आप, इस विधि को हम तभी अपना सकते हैं जब हमारे अयस्क के अंदर, ठीक है, जो चुंबकीय पदार्थ है वो मौजूद हो। ठीक है, तो हम यहाँ से हॉपर के द्वारा बारीक पिसा हुआ अयस्क को यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको? जैसे ही आप हॉपर के द्वारा यहाँ से बारीक पिसा हुआ अयस्क डालोगे तो ये पट्टा जो है ना ये धीरे धीरे अपने अक्षों पर घूमता रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये पट्टा अपने अक्ष पर घूमकर यहाँ से गुजरेगा ना, तो यहाँ क्या होगा? ये जो आप देख रहे हो चुंबक की पट्टी और इसके अंदर जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो इस चुंबक के, ठीक है, संपर्क में रहेगा। तो इसके संपर्क में रहने के कारण ये यहाँ पर जो चुंबकीय पदार्थ है वो नीचे गिर नहीं पाएगा। ठीक है, बल्कि जो चुंबकीय पदार्थ है वो इस पट्टे पर चिपक कर चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक ये पट्टा इस चुंबकीय पट्टी से अलग नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही ये पट्टी आप देख रहे हो कि जो चुंबकीय पट्टी है और ये पट्टा है रबड़ का पट्टा, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, जैसे ही यहाँ से अलग होगा ना तो तुरंत
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है तुरंत चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, चुंबकीय पदार्थ यहाँ अलग हो जाएंगे, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जबकि ऐसे पदार्थ जो चुंबक पर नहीं आकर्षित होंगे, चुंबक से नहीं क्रिया करेंगे, वो पहले ही यहाँ ढलाव के कारण अलग गिर जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। तो इस प्रकार आप इस विधि से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग अलग कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपके 2 मार्क का अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिए इसमें हम ऐसे अयस्कों का साधारण करते हैं जो चुंबकीय गुण रखते हों, यानी कि जिनमें चुंबकीय पदार्थ मौजूद हो। ठीक है, इस विधि से हम ऐसे पदार्थों का ही साधारण कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसकी, ठीक है, जो नेक्स्ट विधि है उस पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा जो 4th नंबर पे है निच्छालन, यानी कि रासायनिक, ठीक है, प्रक्रिया के माध्यम से हम यहाँ पर अयस्कों का साधारण करेंगे। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम में जो है यहाँ पर बॉक्साइट से एल्यूमिना का डिस्कशन है। ठीक है, यानी कि हम बॉक्साइट से एल्यूमिना को यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या कि रासायनिक विधि, इसमें क्या होगा, इसमें हम बाहर से बारीक पिसे अयस्क में कोई विलायक मिला देंगे। ठीक है, ये विधि तभी मज़ेदार हो जाती है दोस्तों जब इसमें बाहर से विलायक पूरी तरह से अयस्क में घुल जाए, यानी कि पूरी तरह से इसमें विलय हो, तभी इस विधि को हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निच्छालन हम यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जरा देखिए। तो दोस्तों दरअसल होता क्या है, बॉक्साइट के अंदर ना जो एसिडिटी होती है वो Fe2O3 की होती है, और इसके अलावा इसमें SiO2 की जो अशुद्धियाँ होती है वो मौजूद होती है। तो हमें यहाँ पर बॉक्साइट में ऐसा कोई विलायक मिला देना है जो इसमें घुलनशील हो, जो इसमें आसानी से घुल जाए। लेकिन आपका जो Fe2O3 है और SiO2 है, ये NaOH के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर ऐसा कोई बाहर से विलायक मिलाएंगे जो Al2O3 से तो क्रिया करे, लेकिन Fe2O3 और SiO2 के साथ क्रिया न करे। तो सिंपली ये अलग हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर NaOH और जो बॉक्साइट है आपके साथ, आपके पास इसको क्रिया करके क्या बन जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, समीकरण को आप संतुलित कर सकते हो। Al के कितने हैं यहाँ पर, 2 है क्या, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हो। अब यहाँ पर सोडियम के कितने हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे सोडियम के, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं आपके यहाँ, 2 है क्या, तो हाइड्रोजन के 2 पानी के रूप में बाहर आप निकाल दोगे इसको। और इसके बाद है आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूलर है, 2 और 3, 5 मॉलिक्यूलर मौजूद है क्या, और यहाँ पर ठीक है ये 4 हो जाएंगे और 1 ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार 5 अणु ऑक्सीजन के इधर हो जाएंगे और 5 इधर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आपके पास बना हुआ है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो इसका क्या करेंगे, अब देखते हैं। इसका हम फिर से जो है जल के साथ इसका साधारण करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो हमारे पास जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था ना, अब फिर से हम इसको जल के साथ जो है यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनेगा, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि OH के साथ तो यहाँ पर 2 लगता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर हमने 3 लगाया हुआ है। ठीक है, आप 11वीं क्लास में इसको सीख चुके होंगे। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए जरा समीकरण को एक बार आप संतुलित कर लीजिए। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, और उधर 3 ये और 1 4। तो अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 लगा दिए तो कितने हो जाएंगे, अब आपके पास 4, और इधर कितने हैं, अब इधर भी 4 अणु आपके हाइड्रोजन के हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो। एल्यूमिनियम के कितने हैं, 1 है, एल्यूमिनियम का 1 मॉलिक्यूलर जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सोडियम का 1 इधर है और 1 इधर, कंप्लीट है। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के कितने इधर, 2 और 2 ये 4। ऑक्सीजन के कुल जो अणुओं की संख्या इधर कितनी है, 4। तो इधर कितनी हो जाएगी, 3 और 1 ये 4। ठीक है, अब हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना
सॉरी, जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना ये वाला, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ये वाला, हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर प्रयुक्त नहीं करेंगे। हम केवल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद हमारे पास जो एल्यूमिना बनेगा, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिना बनेगा, वो बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है, तो ये है इसकी रासायनिक प्रक्रिया। अभी इसको संतुलित नहीं हुआ है, समीकरण को संतुलित कर लीजिए। एल्यूमिनियम के कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के आपके पास कितने मॉलिक्यूलर है यहाँ पर 6, क्योंकि इसकी गुणा वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 या 6 हो जाएंगे। अब ये आपको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन के कितने अणु है यहाँ पर, यहाँ भी ऑक्सीजन के भी कितने हैं 6 हैं, तो 3 आ जाएंगे और आपके 3 ये आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो ये बचा वो क्या है, ये सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क। इस प्रकार दोस्तों हम रासायनिक विधि से बहुत ही आसान प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।